हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका हमारे सेशन में स्वागत है। और आज की तारीख है 14 सितंबर, यानी 14 सितंबर। और आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो कि आज के दिन ही हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आरबीआई ने कुछ बैंक्स में जो बैंक के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके टाइप्स को लेकर क्लासिफिकेशन नॉर्म्स पेश किए, उसकी बात भी आज हम करेंगे। आज इन सारी खबरों को लेकर आपके साथ आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया रशिया के संबंध बेहतर हो रहे हैं। भारत के पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल भी पहुंचे हैं आपके रशिया। वहां का जो फार ईस्ट का रीजन है वहां पहुंचे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स ओपन किए हैं। सिमोना हेलेप पर 4 साल का बैन लगाया गया है क्योंकि वो डोपिंग में पकड़ी गई हैं। इसके अलावा कई बड़ी खबरों पर फोकस रहेगा, जैसे कि ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम, जिसमें व्लादिमीर पुतिन भी थे और हमारा सरबान सोनोवाल भी गए थे। उन सारी बातों पर हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आज के ही दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, जहां पर बीना रिफाइनरी पर जो एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उसे इनॉग्रेट करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में हमें जो पॉलीमर्स हैं, जो आपके अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनमें हमें बेहतरी कराएगा। और जो इंडिया के अंदर प्लास्टिक का डेवलपमेंट है, पॉलीमर्स का डेवलपमेंट है, उसमें वो आपका हेल्प करने वाला है। तो इन सारी चर्चाओं को हम आज आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमने पहले बताया आपको है कि लीबिया जो देश है वहाँ पर संकट का समय है, मोरक्को में संकट का समय है, और गबॉन और नाइजीरिया जैसे देश जो हैं वहाँ पर तख्ता पलट आपका होने वाला है। इसके अलावा आने वाले महीनों में पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, वो भी अक्टूबर एंड होते होते पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को। सबसे पहले दोस्तों आते हैं हमारे सवालों पे, हमारे होमवर्क पे, जो हमने कल आपसे पूछे थे। सवाल पहला, काला जीरा राइस किस स्टेट का है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया? इसका आंसर है उड़ीसा। कौन सा वो शहर है जिसने टॉप किया है, अव्वल नंबर हासिल किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के क्लीन एयर सर्वे में? उसका आंसर है इंदौर। कौन सा वो देश है जिसने लॉन्च किया है दक्कन या डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल फूड सिक्योरिटी पर और न्यूट्रिशन पर? आंसर है उसका इंडिया। ये कहाँ किया है? G20 समिट में ही किया है। कौन सा वो संगठन है, इंस्टीट्यूशन है, जिसने ऑर्गेनाइज किया है 2023 का रीजनल कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस? एशियन डेवलपमेंट बैंक इसने काम किया है। और आखिरी सवाल था, तिमोर लेसे अभी न्यूज़ में था, ये कौन से एरिया में पड़ता है? तो ये साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है और आसियान का ये लेटेस्ट आपका मेंबर भी है। एक सवाल मेरा आपसे है, आसियान समिट कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया, टर्की, लेओस, वियतनाम, कहाँ पर हुआ था? आपको जवाब देना है। चलिए, अब आते हैं हमारे आज के रिवीजन पर। रिवीजन पर हमारा फोकस रहता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पर, बिकॉज जब तक आप किसी खबर की, किसी न्यूज़ की तह तक नहीं जाएंगे, उसके डेप्थ तक नहीं जाएंगे, तब तक आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन पर। श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करेंगे ऑफ अ डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट बीपीसीएल के बिना रिफाइनरी में। इस स्टेटमेंट के, इस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में, इसके परिदृश्य में आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। स्टेटमेंट वन, इन्वेस्टमेंट है 49,000 करोड़ का। स्टेटमेंट टू, नई कैपेसिटी होगी 11 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, समय लगेगा 5 साल का। इन एडिशन टू पॉलीमर, जैसे मैंने पहले बताया, ये प्रोडक्शन करेगा और एरोमेटिक्स का, बेंजीन का, टोलीन का, मिक्स्ड साइलिन का। ए एंड बी सही है, बी एंड सी सही है, ए एंड सी सही है, या फिर आपका ऑल ऑफ दी सही है? आंसर इसका रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। सारा का सारा बिल्कुल सही है। खबर कल भी इंपॉर्टेंट थी और आज के दिन जब ये होगा दिन में और भाइयों बहनों को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी जी, तो ये खबर अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ वो इनॉग्रेट करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी। इस कंटेक्स्ट में, इस परिदृश्य में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट वन पे आते हैं। इसे ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुवनेशन ने। स्टेटमेंट टू, इसका थीम है सेफ एंड सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशंस प्रोस्पेरिटी। स्टेटमेंट सी, ये डिस्कस करता है अबाउट द डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिससे कि डैम को हम उसका एक तरह से पुनरुद्धार करें, उसे बेहतर करें
और साथ ही में इम्प्रूवमेंट लाएं उस पर, उसके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फेज को ये बताता है। और प्रेसिडेंट जो है वो फ्लैग ऑफ करेंगे विनाइल रैप पानी की रेल, जो 2 एक्सप्रेस ट्रेन है, पहला है आपका हिमसागर एक्सप्रेस और दूसरा है आपका कामाख्या एक्सप्रेस। इनमें से कौन से आपके स्टेटमेंट सही हैं? ए बी एन सी, बी सी एन डी, ए सी एन डी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट की एनुअल बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट की बात माने इस साल की, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, स्विट्जरलैंड रिमेन्स एज द बेस्ट कंट्री, दुनिया की बेहतरीन कंट्री। सेकंड पे कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे और उनकी जो फ्लाइट है वो उड़ान भरने का नाम नहीं ले रही थी और इंडिया ने भी ऑफर किया, लेकिन फाइनली आफ्टर आई गेस 24 आवर्स के बाद उनकी फ्लाइट हवा में उड़ान भरी। यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेट करती हैं टॉप टीयर में और टॉप 25 कंट्रीज में से 16 कंट्रीज जो हैं वो आपकी यूरोप की हैं। रैंकिंग को डेवलप किया इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कंपनी WPP एंड द वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। और साइप्रस, होंडुरास एंड नॉर्थ कोरिया ने इस बार डेब्यू किया है इस रैंकिंग में, और एल सल्वाडोर जो है उसने रिजॉइन किया है आफ्टर द एब्सेंस इन 2022। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? ए बी एन सी, बी सी एन डी, ए सी एन डी या ऑल ऑफ द अबव? अगर आपने ए एन बी कहा होता या ए बी एन सी कहा होता, सही होते आप। अगर आपने बी सी एन डी कहा होता, क्या आप सही होते? अगर आपने ए सी एन डी कहा होता, क्या आप सही होते? या फिर अगर आपने ऑल ऑफ दिस कहा होता, क्या आप सही होते? तो अगर आपने ऑल ऑफ दिस कहा होता तो आप गलत होते, बिकॉज आंसर यहां पर है ए बी एंड सी। डी आंसर यहां पर आपका नहीं है। समझ में आ गया क्या बात है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंट्रीज प्लान कर रही हैं उनका, नाटो का सबसे बड़ा, सबसे विशालकाय मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस द वॉर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसको लेकर इनकरेक्ट है? जल्दी जल्दी में गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है? इनकरेक्ट बताना है आपको। इस एक्सरसाइज का नाम है स्टेडफास्ट वॉरियर। लोकेशन है जर्मनी, रशिया एंड द बाल्टिक कंट्रीज। रीजन है बिकॉज नॉर्थ कोरिया का एक कोलिशन है जिसका नाम ओकासिस है और उसका पर्पस है ड्रिल का, और हेडक्वार्टर्स जो है इसके वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। आंसर यहाँ पर है ए बी एन सी। ए बी एन सी गलत है, ठीक है? ना तो यहाँ नॉर्थ कोरिया होगा, यहाँ रशिया होगा, और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में वॉरियर की जगह क्या होगा, ठीक है? और ना यहाँ पर रशिया होगा, ठीक है? तो प्लीज़ इसको ज़रा याद रखिएगा, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। इनमें से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने या कौन से पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज आलियांज इंश्योरेंस के साथ, और उनके साथ वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है उनको ऑफर करेंगे? बहुत ही बेसिक सा सवाल है। आंसर है आउ स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा बैंक बना है भारत के अंदर पहला फॉरेन सेक्टर बैंक, पहला विदेशी बैंक जो भारत में भी बैंकिंग करता है, जिसने ONDC के ऊपर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया? इसका नाम है ONDC इन अ बॉक्स। आंसर है HSBC इंडिया। ONDC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। इसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है? ऑनलाइन जो सेलिंग बाइंग है उसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए, उसके अंदर हर किसी को बराबर का अधिकार देने के लिए कि हर कोई सेल कर सके, हर कोई बाय कर सके, उसके लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है और ये अब HSBC ने भी शुरू कर दिया है। अब आते हैं दोस्तों हमारी आज की खबरों पर। सबसे पहले आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पे। पीएम मोदी जो है वो आज के दिन ही जो बीना में रिफाइनरी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, उसके यहाँ जो एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उसको इनॉग्रेट करेंगे। जैसे मैंने कल बताया ये आपका आज के दिन ही किया जाएगा, और टोटल जो अमाउंट, देखिए अमाउंट तो 49,000 करोड़ का, लेकिन जो ओवरऑल खर्चा आएगा वो आपका 50,700 करोड़ का आएगा, जिसमें और खर्चे भी इंक्लूड किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम बीना रिफाइनरी 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को भी स्टेट में लॉन्च किया जाएगा। इसके बगल में जो पहले MP का हिस्सा था छत्तीसगढ़, वहां पर वो एक रेल सेक्टर प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च करेंगे जिसका कॉस्ट है 6350 करोड़। मैं अगर चूज करना होता तो मैं
ये अमाउंट भूल जाता, लेकिन चूंकि अगर आप स्टेट पीएससी दे रहे हैं या फिर स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर ये अमाउंट याद करना ज़रूरी है, अगर आप एमपी का या फिर छत्तीसगढ़ का स्टेट पीएससी दे रहे हैं तो। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, और वेरी इंपॉर्टेंट 1 लाख सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड वो बांटेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपको पता नहीं होगा, मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो में बताया था आपको कि इंडिया में एमपी और उसके बाद छत्तीसगढ़, काफ़ी हद तक उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन की संख्या सबसे ज़्यादा है। और सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो इनमें सबसे अधिक बीमारियों में पाई जाती है, जहां पर एक सैक की तरह जो है, मैं मेरी ड्राइंग माशाअल्लाह है, बन जाता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र है उस पर दिक्कत आती है और कई बीमारियां इवन डेथ भी हो सकती है। तो उसको लेकर वहां पर ये एक कार्यक्रम किया जाएगा। जो बियर रिफाइनरी है उसे बनाया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, और इसका कॉस्ट जो मैंने कल बताया था आपको दैट इज 49,000 करोड़। इसके अलावा इससे 1200 किलो टन पर एनम ऑफ इथाइलिन और प्रोपाइलिन को बनाया जाएगा, ये इसकी यूएसपी है। इसके अलावा दोस्तों एमपी में ही, जैसे मैंने पहले कहा, 10 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे पावर के, रिन्यूएबल एनर्जी के, और साथ ही साथ ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनको लॉन्च किया जाएगा इन दी नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, जहां पर एक रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जोन को बनाया जाएगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम प्यार से और अपने काम से कहते हैं मिनी मुंबई, इंदौर, वहां पर आईटी पार्क बनाए जाएंगे। एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा रतलाम में, और 6 नए इंडस्ट्रियल एरियाज को अक्रॉस एमपी इस बार सेटअप किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चुनाव आने वाले हैं। फिर दोस्तों सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड्स को बांटा जाएगा, और ये बांटा जाएगा अंडर दी नेशनल सिकल सेल अनीमिया मिशन। अनीमिया क्या होती है? खून की कमी। सिकल सेल जब सैक्स की तरह सेल हो जाएंगे और ब्लड का ट्रांसफर और ऑक्सीजन ट्रांसफर मुश्किल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स आएंगी, अनीमिया के प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए किया गया है, और ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया था इसी साल जुलाई में। कहाँ पर? शाहडोल में, एमपी में। तो ये भी सवाल एक आ सकता है कि जो नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन है, सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन, वो लॉन्च कब हुआ था? ये आपका शहडोल में इस साल जुलाई में लॉन्च किया गया था। ये मिशन का टारगेट क्या है? टारगेट है इसका 2047 तक एलिमिनेट करना सिकल सेल अनीमिया को देश से। ये इसका टारगेट है। फिर दोस्तों आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। द 4th G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये मीटिंग आपकी होगी मुंबई में, और ये आज से शुरू होकर 16 सितंबर तक कराई जाएगी। इसके अलावा इंडिया और रशिया जो है वो एक्सप्लोर करेंगे द नॉर्थ सी रूट और ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि जो उनके रिश्ते हैं सी को लेकर, मैरीटाइम को लेकर, उसमें बेहतरी हो जाए। यहाँ पर दोस्तों कीवर्ड आपका है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, बिकॉज ये अगर सक्सेसफुल हुआ तो जो भारत और रशिया के रिश्ते हैं इन टर्म्स ऑफ मैरीटाइम, वो आपके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जो ये उस वजह से ये स्कीम आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी मुद्दे पे आते हैं। तो ये मीटिंग आपकी जो है मुंबई में हुई थी, मैंने बता दी ऑलरेडी। इस मीटिंग की बात करें तह में, तो एक सिंपोजियम होगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनर्जाइजिंग एमएसएमईज का, जहां पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। सेकेंड डे आपका जो होगा, सॉरी लास्ट डे जो आपका होगा वो होगा एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वर्ड प्लीज पढ़ लीजिएगा, डीपीआई इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है। और इसका थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसको भी यहाँ पर किया जाएगा। इस पूरी खबर में आपको याद रखना है वेन्यू क्या है, साथ ही साथ सिंपोजियम कौन कौन से, अगर बहुत डिटेल में जाना है तो साथ में डीपीआई का फुल फॉर्म, बिकॉज ये टर्म G20 में भी कई बार यूज हुआ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो आई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की, उस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया था। बताया गया था कैसे इंडिया ने अपने डीपीआई से जो इंडिया के अंदर एक डेवलपमेंट था उसे 6 साल में कर दिया, जो कि 47 ईयर्स में होना था। वो सारी बातें उसी डॉक्यूमेंट में थी, तो वहां पर डीपीआई का जिक्र बार बार हुआ था। आते हैं अगली खबर पे। भारत के जो पोर्ट शिपिंग मिनिस्टर हैं, आयुष मंत्री हैं, पर यहाँ पर पोर्ट शिपिंग मिनिस्टर के तौर पे वो गए हैं। जो समिट है ईस्ट इकोनॉमिक फोरम का व्लादिवोस्टॉक में, वहाँ पर उन्होंने जो है एक्सप्लोर करने की बात पे सहमति जताई है नॉर्थ सी रूट पर, जो अगेन बहुत ही कंटेंशियस रूट है लेकिन एनर्जी रिच रूट है, और ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पे जो ऑलरेडी इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट हो रहा है।
अगर हम बात करें तो खबर ये है कि इंडिया और रशिया जो है उन्होंने अग्री किया है कि वो अपने सी फेयरर्स को ट्रेन करेगा पोलर आर्कटिक वाटर्स में एट द रशियन मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट व्लादिवोस्तोक, यहां पर वो ट्रेन करेगा, ये अग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव बातें हुई हैं कई मुद्दों पे, जिसमें नॉर्दर्न सी रूट पे डेवलपमेंट के मुद्दे पर सबसे अहम बात हुई है। इसके अलावा सरबानंद सोनोवाल ने मुलाकात की वहां के रशियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ फार इन आर्कटिक। इनका नाम मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है क्योंकि एग्जाम में नाम इनका इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा और एग्जाम में आते भी नहीं है, पर इन्होंने उनके साथ मीटिंग यहाँ पर दोस्तों की है। अब आते हैं जो एग्जाम में आता है, दैट इज व्हाट इज ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर। सबसे पहला न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है बिकॉज नॉर्दर्न सी रूट को एक्सप्लोर करने के लिए और ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर अभी अभी खबर आई है। इस कॉरिडोर से फायदा क्या होगा? देखिए अभी क्या है कि अभी जो रूट है इंडिया का और रशिया का मैरिटाइम का, वो आपका मुंबई से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक है, ठीक है। इसमें करीब लगता है आपका 35 टू 40 डेज। ईएमसी से क्या होगा? दैट इज ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर, ये समय आपका 40 डेज से कम होकर जस्ट 24 डेज में हो जाएगा। समय कम लगेगा तो किसको कुत्ते ने काटा है ना। फिर इसका एडवांटेज क्या है? नई संभावनाएं। इतना अगर कम समय लगेगा तो हम इसमें और चीजें भी कर सकते हैं, अपने समुद्री व्यापार को, सी ट्रेड को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आएगा कि सर कौन से शहरों को ऐड किया जाएगा इसमें, या कौन से शहरों के बीच ये कॉरिडोर होगा? व्लादिवोस्तोक जो कि रशिया के फार ईस्ट में है, और चेन्नई। इस रूट से हम जाएंगे तो हमें 40 डेज जो लग रहे थे मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग, अब लगेंगे मात्र 24 डेज। 16 डेज कम लगेंगे अगर हम इस रूट से ट्रैवल करेंगे, ठीक है जी। तो ये है ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर। इसीलिए मैं कहता हूं माइंड मैपिंग को याद रखो। समय लगता है इस कंटेंट को बनाने में, आप मेहनत मत करो, बस कम से कम रेगुलर हो जाओ, उतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों, भारत का एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, एमिनेंट रिसर्च, एमिनेंट हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डेवलप कर रहा है एक अप्रोच जो कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। आपने सही सुना, एक ऐसा तरीका निकालने वाले हैं वो जिससे कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश होगी, और वो कर भी सकता है। साइंटिस्ट जो आईएससी बेंगलुरु में है, उन्होंने एक मेथड बनाया है जो कि एक वर्ड समझिएगा, पोटेंशियली, जिसमें मादा है। जैसे कि विनोद कांबली और तेंदुलकर पोटेंशियल था, सचिन ने मेहनत की, आगे बढ़ गया, विनोद कांबली पीछे हो गए। पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ पहले आए लेकिन पोटेंशियल था, पीछे रह गए, मेहनत नहीं की। पोटेंशियली मतलब मादा है, होगा नहीं, वो देखने वाली बात है। तो इन्होंने एक हाइब्रिड नैनो पार्टिकल बनाया है, और ये बनाया गया है फ्रॉम गोल्ड और कॉपर सल्फाइड, ठीक है। और इन नैनो पार्टिकल से कैंसर सेल्स को हीट के माध्यम से वो किल कर सकते हैं, और इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर को भी साउंड वेव्स का यूज करके वो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये होता है तो इट विल बी अ पैराडाइम चेंज, एक ऐतिहासिक बदलाव आएगा कैंसर ट्रीटमेंट में। अगर आपको याद होगा तो यूके में भी एक नया टेस्ट आया, एक नया तरीका आया है, एक इंजेक्शन के जरिए 7 मिनट्स में जो कीमोथेरेपी है वो हो जाती है, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश यूके है। मैंने बताया था आपको करीब 4-5 दिन पहले। फिर दोस्तों, नासा का जो जेम्स टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसने K2-18b जो कि एक एक्सोप्लैनेट है, वहां पर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ देखे हैं। पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, जीवन वहां हो सकता है, उसके संकेत वहां पर हमें मिले हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट होता क्या है? एक्सोप्लैनेट होता है अर्थ जैसा, होता है ना, राम श्याम, मैं और मेरा भाई, हम लोग काफी सिमिलर है ना। एक मूवी आई थी ना, मेरे दो दो बाप, वैसा, कि इतना सिमिलर हो कि लगे यार ये तो सिमिलर है। यहां अगर हम बात करें तो संभावनाएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर अर्थ जैसा कुछ मिल सकता है, क्योंकि अपने डायमेंशंस में ये अर्थ से सिमिलर है, ठीक है जी। तो वहां पर ये पाए गए हैं। हाँ, और वहां पर उन्होंने डाई मिथाइल सल्फाइड जो है उसको उन्होंने डिटेक्ट किया है, और ये मॉलिक्यूल से लाइफ प्रोड्यूस हो सकती है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यहाँ पर प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर में देखा गया है, जिससे कि यहाँ पर वाटर ओशन होने के चांसेस K2-18b पर होने के जो संभावनाएं हैं वो आपकी बढ़ सकती हैं। क्या बात है। नेक्स्ट, अब भारत को जो पहला ट्रांच था जो कि आना था
आपके सेविया से आना था आपके फ्रॉम स्पेन, वो ऑलरेडी इंडिया को वहाँ पर हैंडओवर हो गया है। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये बेहद ही कारगर है। ईजी ड्रॉप पिकअप करने में, इमरजेंसी इवैक्यूएशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसने कई जगह रोल प्ले किया भी है। तो इंडिया को जो पहला ट्रांच है, जो पहला खेप है ऑफ C-25 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो इंडिया को मिल चुकी है। और इस हैंडओवर को इंडिया की तरफ से लीड किया एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब ने, और इवेंट आपका सेविया स्पेन में किया गया। इंडिया ने इन टोटल 56 C-295 जो एयरबस बनाता है इस एयरक्राफ्ट को किया है, ताकि जो एवरो फ्लीट है इंडिया की, जो एजिंग फ्लीट है, उसको रिप्लेस करके इनका यूज हम करना शुरू कर सके। जैसे मैंने पहले बताया, पहला ट्रांच में 16 एयरक्राफ्ट्स को एयरबस ने हमें प्रोवाइड किया है, और आगे चलकर 40 जो रिमेनिंग है उसे इंडिया में ही बनाया जाएगा, जिसके लिए एयरबस ने टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ टाई अप ऑलरेडी कर लिया है। तो 16 तो वहां से आएंगे, बाकी जो बचे 40 उसे इंडिया में एयरबस टाटा मिलकर बनाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर ये न्यूज़ है। अब समझते हैं ये एयरक्राफ्ट है क्या। देखिए न्यूज़ क्यों है मैंने बता दिया आपको। बेसिकली मोटा मोटी बात बताएं या बेसिक बात बताएं तो ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो करीब 5 से 10 टन कैपेसिटी का है, और ये कंटेम्प्ट टेक्नोलॉजी से बनकर आया है। इस एयरक्राफ्ट का इंड्योरेंस कितने समय हवा में रह सकता है, वो इंड्योरेंस है आपके 11 आवर्स का। कितने समय का? 11 आवर्स का है, और मल्टीपल रोल्स कर सकता है, ऑफेंस के भी, डिफेंस के भी, और हर तरह के वेदर कंडीशंस में भी। बेसिकली इसका एक रियर रैंप डोर है, जो कि अगर ये डोर है ये ओपन हो जाता है आपका और इजीली क्लोज हो जाता है, जिससे कि ड्रॉप और पिकअप करना कार्गो का भी और लोगों का भी ये आसान कर देता है। इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड दुनिया भर में है। ये रिप्लेस करेगा इंडिया का जो एजिंग फ्लीट है एवरो 748 प्लेन्स का, उनको ये रिप्लेस करेगा। और जो टाटा का जो आपका टाटा एडवांस्ड सिस्टम है, टाटा एडवांस सिस्टम है लिमिटेड, वो इसको इंडिया में, बाकी जो 40 हैं उनको इंडिया में बनाएगी। इससे फ़ायदे क्या होंगे? एम्प्लॉयमेंट होगा, MSME छोटी कंपनीज पार्ट्स बनाएंगी तो उनको बूस्ट मिलेगा, इंपोर्ट कम करेंगे बिकॉज इंडिया बना रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में डिफेंस का इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से इंडिया में होने वाली है। फिर दोस्तों मैंने बताया था आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसने अलग अलग वर्ग के कस्टमर्स के लिए, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए अकाउंट्स ओपन किए हैं, जो कि सेविंग्स अकाउंट्स हैं। ये सेकंड बड़ी खबर है। पर बड़ी खबर ये है कि RBI ने जो बैंक्स का इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बैंक ने निवेश किया है A सेक्टर में जहां पर उसे लॉस ही हो रहा है, उसने B सेक्टर में किया है जहां पर उसे अभी सेल करना चाहिए बिकॉज अभी सेल करेगा तो फायदा होगा, और एक C सेक्टर है जो कि लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सेक्टर है, वहां पर वो एंड तक रहे, जब तक कि मैच्योरिटी ना हो जाए, जब तक कि उसे पैसा वापस ना मिले। तो उस बेसिस पर कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस बेसिस पर वैल्यूएशन किया है। मैं आपको समझाऊंगा इसको आराम से, परेशान ना होइएगा। और तीसरी खबर जो कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने अनवेल किया है एक ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी। ऑनलाइन जाकर आप सेफ्टी डिपॉजिट इंडियन ओवरसीज बैंक में ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे। तो 4 तरह के अकाउंट्स हैं, अकाउंट पढ़ लीजिएगा। पहला है बॉब लाइट, LITE, ये एक लाइफ टाइम नो मिनिमम बैलेंस अकाउंट है। दूसरा है बॉब ब्रो, बॉब भाई, बॉब ब्रो, ये अकाउंट है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट फॉर टीनेजर स्टूडेंट्स 16-25, मतलब मेरे एज के। दूसरा है माई फैमिली माई बैंक, बॉब परिवार अकाउंट, फैमिली के लिए। फिर है बड़ौदा NRI पावर पैक अकाउंट, जो कि NRIs के लिए है। और फिर बॉब SDP सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान, जहां पर एक रिकरिंग डिपॉजिट प्लान है, जहां पर आप समय समय पैसे जमा करेंगे और एक टाइम के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। अब आते हैं अहम खबर पे। तो RBI ने वैल्यूएशन नॉर्म्स को थोड़ा क्लासिफाई किया है, थोड़ा उसको चेंज किया है। उसने 3 कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट के जो बैंक है, जो बैंक ने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको उसने देखा है। एक है HTM, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। पिछले 3 साल में किसी ना किसी बैंक एग्जाम में ये HTM तो आया ही आया है, लिख के ले लो, हेल्ड टू मैच्योरिटी। फिर AFS, अवेलेबल फॉर सेल। और फिर FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, HTM आपका SSC में भी आया है और कई एग्जाम में और आएगा। HTM एक कॉमन टर्म है, समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा बैंक, इसका नाम हम रख दिया बैंक बाबू, ठीक है भाई। अब बैंक बाबू ने 3 तरह के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं।
एक किया है उसने गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट्स में उसने किया है एक एमएनसी में, और एक उसने इन्वेस्टमेंट किया है एक स्टार्टअप में। बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल है लेकिन समझ में आएगा आपको। अब स्टार्टअप में जो अभी चल रहा है फंडिंग विंटर, यहां पर लॉस है, ठीक है, और यहां पर प्रॉफिट देखना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस। एमएनसी में क्या है कि भाई अभी सेल कर सकते हैं बिकॉज अभी हाई पे है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भाई यहाँ पर तो आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पर मैच्योरिटी तक इसका निवेश हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट होगा जनरली वो होगा एचटीएम। जो एमएनसी का होगा बड़ी कंपनी का, वो होगा आपका अवेलेबल फॉर सेल, अगर प्रॉफिट में है और अगर हम सेल कर सकते हैं। और स्टार्टअप में जनरली आपका रहेगा एफईटीपीएल के, जहां पर हम गेज करेंगे कि हम इसे कब सेल करें ताकि हमें लॉस ना हो और हमारा प्रॉफिट भी बन जाए, ठीक है जी। तो इन बेसिस पे इसको इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। प्रेसिडेंट मुर्मू जी जो हैं, उन्होंने जो गुजरात असेंबली की नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया है। सवाल बनता है सर ये है क्या? ये एक मौका है, ये एक तरीका है, जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहा है, वर्क हो रहा है विधानसभा में गुजरात की, वो ऑनलाइन आ जाए ताकि पेपरलेस काम हो, हमें पेपर का इस्तेमाल ना करना पड़े। पेपर सिर्फ पंखा मारने के लिए इस्तेमाल हो, ना कि कुछ लिखने के लिए, ठीक है। उसके इस्तेमाल के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसी मौके पे उन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की, जो अभी इंडिया ने प्रपोज किया था और कई देशों ने एक्सेप्ट किया है। 19 देश और 12 कंट्रीज, याद होगा आपको, सॉरी 19 देश और 12 ऑर्गेनाइजेशंस, भगवान उठा ले, मेरे को नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने जो भारत के अंदर कई तरह के स्टेप्स हैं जो G20 समिट में बताए भी गए एनवायरनमेंट को लेकर, उस पर बात की है, और कैसे हम एनर्जी सेक्टर को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं फ्रॉम द बायोफ्यूल अलायंस, उसकी बात भी उन्होंने यहाँ पर कही है। लेकिन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बेसिकली है क्या। देखिए, इंडिया में दो ऐसे राज्य हैं। पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश, जहां पर एप्लीकेशन को पहली बार लॉन्च किया गया था, और नॉर्थ ईस्ट में आपका नागालैंड था जो पहला राज्य था जहां पर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब सवाल बनता है बेसिकली होता क्या है। बेसिकली एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, मतलब एक इसका सेट डेट है कि तब तक आपको हर स्टेट में से करना है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको पूरा इंप्लीमेंटेशन देखती है, और ये हर राज्य में, हर यूटी में इसको किया जाएगा। बेसिकली होगा क्या कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स है वो इसकी फंडिंग प्रोवाइड करेगी, और इसका टेक्निकल सपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री करेगी। इसकी फंडिंग की बात करें तो जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, जो प्लेन स्टेट्स हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, वहाँ पर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपके हिली स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पर 90% यूनियन गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आपके यूटीज हैं तो वहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। एक करेक्शन कर लीजिएगा, 60-40 में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और ये करके हर एक असेंबली में, जहाँ जहाँ भी असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पर ऐसी एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी हो और हर चीज़ को हम ऑनलाइन ले जाएं। उसके लिए ये पूरी पहल की गई है। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है, वो बहुत बड़ी खबर है एमपी के लिए। उन्होंने एक मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अंदर वो कंपनसेशन प्रोवाइड करे की जाएगा जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है, जो विक्टिम्स हैं, होमलेस फैमिलीज जो हैं उनके लिए। और साथ ही साथ गेस्ट फैकल्टी का जो ऑनरेरियम है उसको इंक्रीज किया जाएगा, और फ्लड रिलीफ पैकेज और एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज को किया गया है। अगर हम बात करें क्या रहेगा एक फिगर, तो फिगर रहेगा क्लास 1 गेस्ट फैकल्टी के लिए 9,000 से 18,000 हो गया है अब। क्लास 2 के लिए 7,000 से अब 14,000 हो गया है। और क्लास 3 के लिए पर आर है 10,000 से आपका 5,000, 10,000 रुपीज़ हो गया है फ्रॉम रुपीज़ 5,000, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन हाँ, 18,000 क्लास 1 गेस्ट फैकल्टी, क्लास 2 14,000, और क्लास 3 के लिए आपका अब 10,000 रुपये हो गया है। ये सारी चीज़ें एमपी में कल के दिन ही लॉन्च की गई हैं। दोस्तों, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का जो स्पेशल सेशन जो कि 17 सितंबर को होने वाला, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है आने वाले दिनों में, उसमें कहा जा रहा है यूसीसी कुड बी वन ऑफ द लॉज दैट कुड बी पास्ड, है ना। अब इसको पास होने से जो एक बड़ा चेंज आएगा
वो ये आएगा कि हर धर्म, हर सेक्ट, हर पंथ एक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो देश का रूल होगा। ठीक है, हमने आर्टिकल 370 सुना है, हम सब जानते हैं वो जम्मू कश्मीर से हट चुका है। एक अंग्रेजी वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एब्रोगेशन, उसको हमने वहाँ से हटा दिया है ना। 35A भी हटा दिया है ताकि वो भी सेपरेट रूल ना बने कि भैया सिर्फ कश्मीर के लोग ही कश्मीर जगह लेंगे, कोई और भारतीय नहीं ले सकता, वो सब हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्पेशल स्टेटस सिर्फ जम्मू कश्मीर के पास था। नागालैंड उन राज्यों में से है जिसके पास एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस है, और उसको स्टेटस मिलता है आर्टिकल 371A से, जिसके तहत जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की जो एक काउंसिल है, उसे एक बेहतर और हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मिलती है, खुद की पावर मिलती है, और सेल्फ गवर्नेंस करने की पावर उनको मिलती है। इसे ऐड किया गया था 13 अमेंडमेंट में 62 में, जब एक 16 पॉइंट अग्रीमेंट हुआ था सेंटर का और नागा पीपल्स कन्वेंशन 60 में, और इसी की वजह से नागालैंड एक स्पेशल स्टेट के तौर पर 63 में बना था। इस आर्टिकल 371A का मेन पर्पस दोस्तों ये है कि नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, नो एक्ट ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट of religious or social practices of the Nagas, Naga customary laws, procedures, administration of civil and criminal justice involving decisions and according to Naga customary laws, ownership and transfer land and its resources shall apply to Naga land unless the state assembly decides by resolution to do so. मतलब नागा कस्टम्स को लेकर, नागा समाज को लेकर, चाहे वो लॉज की बात हो, पर्सनल लॉज की बात हो, क्रिमिनल जस्टिस की बात हो, सिविल जस्टिस की बात हो, उसका अधिकार उनको चेंज करने का सिर्फ और सिर्फ नागालैंड की स्टेट असेंबली को है, किसी और को नहीं है ना। ये अधिकार पार्लियामेंट को भी दोस्तों आपका नहीं है। तो इसी बात पर जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेइफियू रियो, उन्होंने कहा है कि वो एग्जेम्पशन चाहते हैं फ्रॉम द यूसीसी एम्बिट। उनका मानना है कि ये जो उनके कस्टमरी लॉज हैं उनके लिए खतरा है, उनकी सोशल प्रैक्टिसेस के लिए खतरा है, और इसीलिए इस रेजोल्यूशन को वहाँ की असेंबली में दोस्तों आपका जो है वो पास किया गया है। तो एक चेंज आया है, और ये चेंज अब आपको दिखेंगे बिकॉज कई ऐसे और स्टेट्स हैं जहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन अलग अलग आर्टिकल्स में उनको दिए गए हैं। फिर दोस्तों यूपी की बात करते हैं, अपने स्टेट की बात करते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने जो उसका एक प्लान था टू क्रिएट इंडस्ट्रियल सिटी इन बुंदेलखंड, जो कि नोएडा के बेस पर बनाने की बात थी, उस पर उसने फिर से प्लानिंग शुरू कर दी है और इसको अप्रूवल दोस्तों मिल गया है। सरकार ने इसके लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने 5,000 करोड़ रुपीस जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, और जो अलग अलग रीजन्स हैं बुंदेलखंड के उनको जोड़कर एक नोएडा जैसा जो डिस्ट्रिक्ट है, नोएडा से जो एक एरिया है उसे बनाने की प्लानिंग यहाँ पर की गई है। झांसी के पास करीब 33 ऐसे विलेजेस हैं, उनको सरकार एक्वायर करेगी जो करीब 35,000 एकर्स के हैं, और वहाँ पर वो एक ऐसा जो एक सिटी है वो प्लान करेगी, ऐसी जानकारी दी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी ने। तो यूपी के अंदर भी नोएडा की तर्ज पर वहाँ पर बुंदेलखंड में भी एक बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको मैं कह सकता हूँ बीडा, नोएडा है बीडा बनने की वहाँ पर प्लान की गई है। वैसे तो यूपी में एक और खबर है कि यहाँ पर SCR बनेगा, जैसे कि NCR है, स्टेट कैपिटल रीजन, जिसमें लखनऊ और उसके आसपास के जो 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एक ही के अंडर कर दिया जाएगा और एक ही साथ उनको डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसकी प्लानिंग भी यूपी गवर्नमेंट कर रही है। फिर दोस्तों एक MOU जो है उसको अप्रूव किया है इंडिया और आर्मेनिया के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बेसिकली ये अग्रीमेंट्स इंडिया ने आर्मेनिया के साथ भी किए हैं, ये अग्रीमेंट इंडिया ने एंटीगा बरबूडा के साथ भी किए हैं, और यही अग्रीमेंट इंडिया ने आपका सियरा लियोन के साथ भी किए हैं। मतलब इन 3 देशों के साथ इंडिया ने सेम अग्रीमेंट किया है। अग्रीमेंट है क्या? अग्रीमेंट बेसिकली है इंडिया स्टैक को लेकर, कैसे हम इंडिया स्टैक मतलब जो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है, डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, चाहे वो WPS हो, कॉविन हो, UPI हो, कितने सारे हैं, उनको कैसे वो एक पॉपुलेशन स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट करें इन कंट्रीज के अंदर, उसके लिए किया गया है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, मतलब गवर्नमेंट आपस में किया, साथ ही साथ जो दोनों कंट्रीज के, इंडिया के और इन देशों के जो बिजनेसेस हैं उनके बीच में अग्रीमेंट्स यहाँ पर हुआ है इन द फील्ड ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि डिजिटली वहाँ पर इनिशिएटिव्स को हम इंप्लीमेंट कर सके। पर वहाँ पर फोकस रहेगा आपका इंडिया स्टैक पर, और आने वाले 3 सालों में इन 3 कंट्रीज में, आर्मेनिया,
एंटीगा बरबूडा और सियरा लियोन अलग अलग एरियाज में है। इनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा इंडिया। इसका अप्रूवल यहाँ पर सरकार जो है उसने यहाँ पर आपका प्रोवाइड किया है। अगर हम अर्मीनिया की बात करें तो अर्मीनिया का कैपिटल है येरेवान, करेंसी है द्राम। ईरान बड़ो पड़ोसी है, तेहरान, रियाल, तुमान, दो करेंसीज हैं। 10 रियाल इज इक्वल टू 1 तुमान, याद रखिएगा। जॉर्जिया बिलिसी कैपिटल है, लारी करेंसी है। अजरबैजान बाकू कैपिटल मनात करेंसी है। तुर्की अंकारा कैपिटल लीरा करेंसी है। सिमिलरली एंटीगा बारबूडा है ही ऑलरेडी, और सियरा लियोन। ये आपके अलग अलग देशों के साथ, 3 देशों के साथ ये एग्रीमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया स्टैक पर इंडिया ने दोस्तों किए हैं। आज का दिन दोस्तों हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हिंदी दिवस। भारत की आधिकारिक तौर पे ऑफिशियल लेवल पे 2 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और हिंदी दिवस को आज हम मना रहे हैं। भारत की जो संवैधानिक सभा थी उसने इसे एक्सेप्ट किया था हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन सितंबर 1449, इसीलिए इस दिन हम इसको मनाते हैं। वैसे वर्ल्ड हिंदी डे आपका जो होता है वो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर दोस्तों भारत के जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं, एंडेरिंग मिनिस्टर, फिशरी मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला, वो एक इवेंट में हिस्सा लेंगे जो सेलिब्रेट करेगा 3rd एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस मौके पर एक 6 मंथ 6 महीने का एक पूरा कैंपेन वो लॉन्च करेंगे जिसका नाम है मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान, जो अलग अलग राज्यों में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अंडर 108 मत्स्य किसान सम्मेलन जो है उनको किया जाएगा। इनको करने के पीछे रीजन ये है, और ये किया जाएगा सितंबर 2023 से अगले साल फरवरी तक। इनके करने का रीजन ये है ताकि 2.8 करोड़ फिश फार्मर्स तक वो पहुंचे और करीब 3,477 कोस्टल गांवों तक ये अभियान आपका पहुंचे। उसके लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा ऑन द 3rd एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। ये योजना है क्या? बेसिकली ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो था उसका हिस्सा थी। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 20,050 करोड़ का। इसके अंडर जो फार्मर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल कवर मिलेगा, इंश्योरेंस कवर मिलेगा, और किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी उनको दोस्तों जो है वो दी जाएगी। केसीसी भी है, इंश्योरेंस भी है, फाइनेंस कवर भी है। खास तौर पे जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाएगा, और इसका एक थीम है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। फिश सेक्टर में, फिशरीज सेक्टर में रिफॉर्म्स लाना, फिश फार्मर्स को परफॉर्म करने में हेल्प करना, और पूरे सेक्टर को फिर ट्रांसफॉर्म करना। इस पे है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। फिर दोस्तों अचीवमेंट क्या है इस स्कीम की 3 सालों में? जो ग्रोथ है 2019-20 से लेकर 2021-22 में, वो ग्रोथ है स्टैगरिंग 14.3% की, ठीक है। अच्छा, अब बात समझना ध्यान से। PMMSY जो है इसे मैं कहता हूं फादर स्कीम, ठीक है, या मदर स्कीम, जो भी कह लीजिए, क्योंकि इसके अंदर 2 सब स्कीम्स आती हैं जिन्हें मैं कहता हूं डॉटर स्कीम या सन स्कीम, जो भी कह लो भाई। आजकल खतरा है, सन बोलो तो दिक्कत, डॉटर बोलो तो दिक्कत, जो भी समझो, सब स्कीम्स है बेसिकली। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा उसका खर्चा बियर करेगी, और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा खर्च करेंगी। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का, यूटीज का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाएगा। तो उसको लेकर उसका 3rd ईयर एनिवर्सरी जो है उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। योजनाओं की बात करें तो अभी 26 अगस्त को एक गिफ्ट दिया था रक्षाबंधन का हमारे देश के सरकार ने उज्ज्वला योजना को लेकर, और उससे पहले बजट में भी ऐलान हुआ था कि उज्ज्वला योजना में, जिसमें फ्री LPG कनेक्शन मिलते हैं महिलाओं को जो गरीब परिवारों से आती हैं, जो एलिजिबल हैं, उनमें 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे LPG के। उसका ऐलान भी दोस्तों किया गया, जिसके लिए 1650 करोड़ रुपीज जो है उन्हें दिए गए हैं। इसके अलावा जो छूट मिलती है उसके अलावा 200 रुपए की एडिशनल छूट भी पर सिलेंडर इस बार से दी जाएगी। तो टोटल जो छूट है उज्ज्वला स्कीम में वो आपकी 450 रुपीज की अब आपकी हो जाती है, जिससे जो बेनिफिशियरीज हैं आपके, जो उज्ज्वला पिछली स्कीम में 9.60 करोड़ थे, वो बढ़कर अब आपके 10.35 करोड़ पर आ जाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें वो सब्सिडी नहीं है जो अलग से 200 रुपए, तो 200 तो आपका टोटल, हाँ, टोटल आपका 400 है, माफ करिएगा,
400 आपका सब्सिडी है जो यहाँ पर दिया गया है। 200 पहले था, 200 ऑलरेडी डिस्काउंट इस बार के लिए स्पेशल मौके पर दिया गया है। ये जो सब्सिडी मिलती है जनरली वो मिलती है टिल 12 रिफिल्स पर ईयर ऑन पर 14.2 kg सिलेंडर पे ये सब्सिडी वहां पर मिलती है। उसके अलावा 200 रुपए पर सिलेंडर सब्सिडी भी अप टू 12 रिफिल्स पर ईयर तक एड ऑन इस बार फिर से की गई है। तीसरा फेज ई कोर्ट्स का लॉन्च किया गया है। अब तक ई कोर्ट जो था वो एक मिशन मोड प्रोग्राम था, मतलब कि इसको एक समय तक हर एक कोर्ट में, खास तौर पे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में लागू करना था। इसके थर्ड फेज में करीब 750 कोर्ट्स में इसको लगाया जाएगा, ठीक है, और 4 सालों तक इसमें खर्चा किया जाएगा 7210 स्कीम का। इनफैक्ट इसे कन्वर्ट किया गया है इनटू अ सेंट्रल सेक्टर की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग ऑल इन। वो पूरी तरीके से इसको हर बड़े कोर्ट में, हर सही कोर्ट में, मतलब जो चाहे वो डिविजनल कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, वहाँ लगाने की प्लानिंग पूरी है। तो 750 कोर्ट्स में लगाया जाएगा। बेसिकली ये एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है कि कैसे हम आईटी एनेबल करें हमारे कोर्ट्स को, और उसके लिए इसे 2007 में लॉन्च किया गया था और इसका फेज 2 खत्म हुआ है, 2023 में खत्म होगा, और फेज 3 से फिर ये आपके 750 कोर्ट्स में इसको जो है वो आपका अप्लाई किया जाएगा। अगर हम ई कोर्ट्स के माइंड मैपिंग की बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम अब हो गई है। बेसिकली ये सरकार का जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है ना, उसका ये हिस्सा है और ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2007 में फॉर आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना। फेज 1 आपका था 2011 से 2015 और फेज 2 आपका 2015 से 2023 तक चला और अब ये नया फेज आपका जो है वो आ चुका है। इस बार का फिलॉसफी है एक्सेस एंड इंक्लूजन। हर किसी को जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो उसका एक्सेस मिले ऑनलाइन, और हर कोर्ट को इंक्लूड करने की प्लानिंग इस बार की गई है। अब इससे फायदे बहुत सारे होंगे। ऐसे नागरिक जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो जो सर्विसेज का ई सेवा केंद्र जाकर वहां से वो सेवा ले सकते हैं। कोर्ट रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कर दिया जाएगा और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वर्चुअली भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कोर्ट फी को पेमेंट करना हो, फाइन पे करना, पेनल्टी पे करना, उसको भी आप ऑनलाइन पे कर पाएंगे। जैसा कि आपने सुना होगा ना, चलान कटता है। दिल्ली में जब मैं नोएडा में था और जब मैं काम कर रहा था एक दूसरी कंपनी में, तो वहाँ पर एक बार की बात है, बस ये गलती की मैंने, एक रेड लाइट गलती देखी नहीं, मैंने क्रॉस कर दिया, तुरंत मैसेज आया कि भाई चलान कट गया है। मैं भूल गया उसको, तो फिर मेरे पास कॉल आया कि सर आपकी कोर्ट में पेशी आ जाओ। तो फिर मैंने अपने लॉयर से बात की, वो खुद गया, उसने पैसे दिए 1000 रुपये, जो घूस नहीं दी, जो पेनल्टी थी वो पे किया और फिर मामला ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ अब ऑनलाइन हो जाएगी अगर कोर्ट केस में गया है तो। महाराष्ट्र ने हराया है कर्नाटका कोर्ट और इसी के साथ जो 5th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप है उसको जीता है। ये चैंपियनशिप आपकी बालेवाड़ी पुणे में कराई गई और इसे ऑर्गेनाइज किया भारत की रग्बी चैंप कॉरपोरेशन ने। और इसी मौके पर जापान की जो व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन है उसने एक रग्बी वर्कशॉप व्हीलचेयर को लेकर भी पुणे में होस्ट किया। तो इस बार का जो चैंपियन है आपका 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप का, वो महाराष्ट्र है जिसने कर्नाटका को हराकर चैंपियनशिप को जीता। फिर एक बहुत ही अलग खबर आ रही है, सिमोना हेलेप जो कि एक बड़ी मशहूर टेनिस प्लेयर हैं, इन पर आरोप है डोपिंग का जो साबित हुआ है, और इनको 4 साल के लिए प्रोफेशनल टेनिस से बैन कर दिया गया है। और ये 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी हैं। ये बैन की जानकारी दी है ITIA ने, दैट इज नेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी, जिसकी इस समय हेड है कैरन मूरहाउस। और ये हैं वो जिनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। फिर सोलर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर बने हैं फाइनेंस के, उनका नाम है जोशित रंजन सिकिदर और ये 12 सितंबर को बने हैं। SECI जो है वो एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये वर्क करती है विद रिगार्ड टू सोलर एनर्जी, और इसकी शुरुआत 2011 में 9 सितंबर को ही आपकी की गई थी। फिर जैसे मैंने पहले बताया, सर्बानंद सोनोवाल जी गए हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में। ये जो आपका फोरम है 2015 से वर्क कर रहा है और इस बार मीटिंग आपकी जो है वो व्लादिवोस्टॉक में की गई है। अगर हम फार ईस्ट की बात करें तो फार ईस्ट रशिया का वो रीजन है जो 2 ओशंस के बीच है, एक पैसिफिक और एक आर्कटिक, ठीक है। और करीब 5 कंट्रीज इस रीजन में आपकी आती हैं जिनमें चाइना, जापान, मंगोलिया, US
और डीपीके के, इनके साथ एक कंटेंशन यहाँ पर हो जाता है। तो उस रीजन में डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहीं पर ये मौजूद थे। फिर दोस्तों नीपा ने फिर से केरला में अलर्ट हुआ है नीपा वायरस का, और करीब 2 अननेचुरल डेथ्स देखी गई हैं। नीपा बहुत ही खतरनाक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से फैलता है, और इसका अभी कोई क्योर पाया नहीं गया है। बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो इस वायरस जो जिसका नाम वायरस एंसेफेलाइटिस जो है, वो बेसिकली एक आरएनए है या फिर एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि हेनिपा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि हेनरा वायरस से बिलोंग करता है। पहली बार ये ब्रोक हुआ था मलेशिया में और सिंगापुर में 1998 एंड 1999 में, और ये फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्सेस से आपका फैलता है, और इन्हें इन वायरसेस का नेचुरल रिजर्वोयर आपका कहा जाता है। तो केरला में नीपा वायरस के केस फिर से आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊं, मैं प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, इस पर अलग से वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। अब आते हैं दोस्तों हमारे होमवर्क पे। कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है वेब पोर्टल नेम्ड सीएम द हाई सी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है कन्वर्जेंस पोर्टल अलॉन्ग विद विच मिनिस्ट्री? क्या नाम है, क्या न्यू टारगेट है रिडक्शन इन पर्टिकुलर मैटर कंसंट्रेशन का इन सिटीज अंडर द एनसीएपी बाय 2026? और कौन सा स्टेट का अवार्ड है आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022? इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या आपको ऐसे डिस्कशन चाहिए तो ये को स्कैन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लिंक को, इस पर्टिकुलर स्कैनर को, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना तो ये है ग्रुप का नाम एक्सप्लेन बाय कुश पांडे। यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, एक साथ लिखिएगा एक्सप्लेन बाय कुश पांडे, आपको मिल जाएगा, और या फिर स्पेस दे दीजिएगा। और ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है जहाँ पर कि मैं आपको रोज़ मिल जाता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे हम कल। बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। बाय।